हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज का क्लास 11th जिस चैप्टर का नाम है शरीर द्रव तथा परिसंचरण, यानी कि क्लास 11th चैप्टर हमारा 15 है। इस चैप्टर को हम लोग ने प्रीवियस 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट किया है। आज का हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे रक्त स्कंदन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग रुधिर के बारे में कंप्लीट कर रहे थे, रुधिर यानी कि ब्लड, उसी के बारे में आज हम लोग एनसीईआरटी। चलिए अगला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रक्त स्कंदन यानी कि रक्त का जमाव। रक्त स्कंदन यानी कि रक्त का जमाव किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। रक्त स्कंदन होता है, यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आप किसी चोट घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल भूरे रंग का झाग अवश्य देखते होंगे। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है। जो लाल भूरे रंग का जो झाग होता है वह एक प्रकार का क्या है? स्कंदन या थक्का है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। किस चीज़ से बना हुआ होता है? फाइब्रिन जाल के धागे से बना हुआ होता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिन जो होती है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। फाइब्रिनोजन जैसे कि फाइब्रिनोजन पर जैसे ही फाइब्रिनोजन, ये हमारा फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन पर एंजाइम्स कौन सा पड़ेगा? थ्रोम्बिन एंजाइम जैसे ही पड़ता है एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिन जो होती है थ्रोम्बिन की सहायता से किस चीज़ में परिवर्तित होती है? फाइब्रिन में परिवर्तित होती है और इससे बनती है प्लाज्मा पर निष्क्रिय प्रोथॉन बनती है। थ्रोम्बिन जो की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथॉम्बिन से होती है। इसके लिए फाइब्रिन काइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथॉम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह का आवश्यकता होता है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला या सुपानी से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी एक चोट की जगह पर कारक मुक्त होते हैं। जो स्कंदन में प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है वो है हमारा लसिका यानी कि ऊतक द्रव। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान निश्चित द्रव्य से होता है। वाहिकाओं को विस्तृत जाल से जो लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव्य को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र उपस्थित यह द्रव तरल को लसिका ही कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव होता है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि की संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को किसके द्वारा अवशोषित करते हैं? लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। अगली लेक्चर में हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला लेक्चर किस चीज़ पर होने वाला है? परिसंचरण पथ के बारे में होने वाला है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।